हमारी कायनात में जब भी लाइफ को ढूंढने की बात आती है तो हमारा ध्यान ऐसे सितारों पर जाता है जिनका एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर लाइफ के लिए सूटेबल हो और उस सितारे पर वाटर लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो। जिन सितारों में ये तमाम खुसूसियात होती हैं उन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। लेकिन अभी तक साइंसदान हमारे ज़मीन के अलावा और किसी भी सितारे को नहीं ढूंढ पाए जिस पर लाइफ मुमकिन हो। लेकिन नासा की स्टडी ने ये साबित कर दिया है कि सैटर्न के मून एनसीलेडस और जुपिटर के मून यूरोपा पर बर्फ की मोटी लेयर के नीचे लिक्विड वाटर के बहुत बड़े समुद्र मौजूद हो सकते हैं। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सितारों की बजाय उनके मून भी हैबिटेबल हो सकते हैं। साइंसदानों ने हमारे सोलर सिस्टम से बाहर दो ऐसे एक्सोमून को ढूंढा है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं और यहाँ पर पानी भी मौजूद हो सकता है। अगर इन मून्स के साइज की बात की जाए तो ये हमारी ज़मीन से कई गुना ज्यादा बड़े हैं और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मून्स के बारे में जानेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। नासा के मुताबिक हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर 5000 सितारे ढूंढ चुके हैं। इसके अलावा अभी भी ऐसे हजारों सितारे हैं जिन्हें नासा मुसलसल स्टडी कर रही है। यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब हम हजारों सितारों को ढूंढ चुके हैं तो फिर अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ तो एक्सोमून को ही क्यों ढूंढ पाए हैं। हमारी कायनात में एक्सोमून्स को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से साइंसदान अभी तक सिर्फ और सिर्फ दो एक्सोमून्स को ही ढूंढ पाए हैं। इनमें से एक हमारी ज़मीन से करीब 5500 लाइट ईयर दूर मौजूद है और दूसरा मून हमारी ज़मीन से करीब 8000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ दो ही एक्सोमून को क्यों ढूंढ पाए हैं। इसके बारे में जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि हम चांद और उसके सितारे को कैसे ढूंढते हैं। साइंसदान ट्रांजिट मेथड के जरिए चांद और सितारे को ढूंढते हैं। इस मेथड में जब कोई सितारा अपने स्टार के सामने आता है तो स्टार की रोशनी कुछ वक्त के लिए डिम होती है, जिसकी वजह से साइंसदान को पता चल जाता है कि उस स्टार के गिर्द कोई सितारा ऑर्बिट कर रहा है। साइंसदान 3 तरीकों से ट्रांजिट मेथड को यूज करते हैं, जिसकी वजह से स्टार को ऑर्बिट करने वाले सितारे के साइज और इसके एटमॉस्फेयर के बारे में पता लगाया जाता है। इस मेथड के जरिए हमें ये भी पता चलता है कि वो सितारा अपने स्टार को कितनी दूरी से ऑर्बिट कर रहा है। ट्रांजिट मेथड के जरिए ढूंढे गए तमाम एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं। हमारी ज़मीन भी हमारे सूरज के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। ये बात आप जान लें। ट्रांजिट मेथड के जरिए हम एक्सो सितारों को आसानी से ढूंढ लेते हैं, लेकिन चांद को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि चांद का साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से उस स्टार की लाइट में होने वाली कमी को डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और अभी हमारे टेलीस्कोप इतने ज्यादा एडवांस नहीं है कि वो इन लाइट की हल्की सी कमी को भी नोटिस कर सकें। बस यही वजह है कि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ 2 चांद को ही ढूंढ पाए हैं। इसके बाद बात करते हैं अब तक के ढूंढे गए सबसे पहले चांद की। 2016 में ट्रांजिट मेथड को इस्तेमाल करते हुए नासा के साइंसदानों ने केपलर टेलीस्कोप की मदद से हमारी ज़मीन से 8000 लाइट ईयर दूर मौजूद केपलर 1625 एक्सोप्लैनेट को ढूंढा। ये सितारा साइज में बहुत बड़ा था। साइंस के मुताबिक इसका साइज हमारे जुपिटर के साइज के बराबर है। ये सितारा अपने स्टार के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इसे अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 287 डेज लगते हैं। लेकिन जब साइंसदान कुछ टाइम पहले केपलर 1625 सितारे पर स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने इसके ऑर्बिट के दौरान इसके स्टार की लाइट में एक और छोटी सी कमी को नोटिस किया। जब साइंसदानों ने इसे स्टडी किया तब उन्हें पता चला कि कोई ऑब्जेक्ट इस सितारे के चारों तरफ घूम रहा है। यही ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पहला चांद है। जब साइंसदानों ने इस चांद पर सर्च की तो उन्हें पता चला कि ये चांद अपने सितारे के साथ अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी मौजूद है, यानी इस चांद पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। इस चांद के बारे में जानना साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था और साइंसदानों ने इस सितारे के ऑर्बिट पर 40 घंटे मुसलसल नजर रखी। इसके बाद जब स्टार की लाइट में आने वाली चेंजिंग को अच्छे से नोटिस किया गया तो साइंसदानों ने इस चांद के बारे में अच्छे से कंफर्म कर दिया था। लेकिन साइंसदान इसके साइज के बारे में नहीं जानते। एक अंदाजे के मुताबिक इसका साइज नेपच्यून सितारे के बराबर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका साइज हमारी ज़मीन से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन इसके साइज को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कोई चांद है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे चांद की। कुछ टाइम पहले साइंसदानों ने एक और चांद को ढूंढा है। इसकी भी सबसे खास बात ये है
कि इस चांद का साइज हमारी स्क्रीन से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। ये चांद हमारी स्क्रीन से 5500 लाइट ईयर दूर केपलर 1708b सियारे को ऑर्बिट कर रहा है। ये सियारा भी जुपिटर के साइज के बराबर है। इस चांद को 2022 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने ढूंढा था। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि ये चांद इत्तेफाक से ढूंढा गया था, क्योंकि उस वक्त साइंसदान इस सियारे के स्ट्रक्चर और इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में ट्रांजिट मेथड के जरिए स्टडी कर रहे थे कि इतने में उन्हें इस स्टार से आने वाली लाइट में एक छोटा सा कर्व दिखाई दिया। जब इसे मजीद स्टडी किया गया तो साइंसदान हैरान हो गए, क्योंकि ये दूसरा ढूंढा गया चांद है जिसका साइज हमारी स्क्रीन से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। जब इसको स्टडी किया गया तो साइंसदानों को ये पता चला कि ये चांद भी अपने सियारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, यानी कि इस चांद पर भी पानी मौजूद हो सकता है। यहाँ पर एक और सवाल आता है, आखिर इतना बड़ा चांद कैसे बनता है? हमने तो अपने सोलर सिस्टम में बहुत छोटे छोटे चांद देखे हैं। इसका जवाब बहुत सिंपल है। जैसे एक सियारा बनता है, सेम उसी तरह ये चांद भी बनते हैं। साइंसदान का कहना है कि जब ये चांद बना था उस वक्त ये मून नहीं बल्कि सियारा ही था, लेकिन दूसरे बड़े सियारों ने इनको ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींच लिया, जिसके बाद इस मून ने इस सियारे को ऑर्बिट करना शुरू कर दिया। वैसे इस तरह के बड़े चांद और सियारे गैलेक्सी के सेंटर के करीब दिखाई देते हैं, क्योंकि गैलेक्सी के सेंटर के करीब नेबुला डस्ट की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से स्टार के बनने के बावजूद इसके आसपास बहुत ज्यादा नेबुला डस्ट बच जाती है। इस बची हुई डस्ट से इतने बड़े चांद और सियारे बनते हैं। साइंसदान 70 स्टार्स की लाइट की रोशनी को स्टडी कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में हमें कुछ और भी चांद मिलेंगे और इनके अलावा हमें और भी सियारे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या हम कभी इन सियारों और चांद पर जा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जरिए हम वहाँ पर जल्द से जल्द जा सकें। तो दोस्तों, ये थी आज के अमेजिंग वीडियो। आप कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।